हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन डिजिटल। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, हम आपके लिए जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है तेजस मार्क 2। ठीक है बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जेई एडवांस में यानी कि हमारे किसी भी टॉपिक के अंदर पिछले कई सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग जेई एडवांस के लिए हो जाए। ठीक, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो सबसे पहले आइए पिछले कई सालों के एनालिसिस देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितने क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछे हैं अभी तक, पिछले कई सालों से लेकर 2023 तक। ठीक बच्चों, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कोनिक सेक्शन की आप बोल सकते हो बैकबोन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम ही मिलते हैं देखने को, बट इनका यूज करके बाकी कोनिक सेक्शन से कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कल को मिक्स करके, स्ट्रेट लाइन पैराबोला को मिक्स करके, स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला, एलिप्स, यानी कि पूरा का जो कोनिक सेक्शन का जो आपका पार्ट है, इतना बड़ा सा पार्ट है, वो उसका बैकबोन है स्ट्रेट लाइन पे ही डिपेंडेंट है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, या फिर स्लोप वगैरह फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड करनी है लाइन की पॉइंट से, इमेज फाइंड करना है, तो उसका पूरा जो बेस है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे हम लोग और इसके पीवाईक्यू सीरीज में देखेंगे पिछले कई सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं बेटा, जो हमारा 2008 से लेकर 2023 तक के हम लोग एनालिसिस कुछ देखते हैं। तो 2008 में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेट लाइन से जो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 9 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर 11 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 13 में और 14 में एक एक क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद बेटा 2021 में हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिला जो कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से था। ठीक है, वो पैराग्राफ पे ही आया था, पैराग्राफ बेस पे। तो उस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस थे जो 2021 में पूछे गए थे। यानी कि टोटल देखा जाए 2008 से लेके 2023 तक टोटल 8 क्वेश्चंस हमें स्ट्रेट लाइन में देखने को मिले। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बेटा, इस सीरीज का आपको फायदा तभी होगा जब आप क्या करो, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखे और आप स्क्रीन को पॉज करो और खुद से उस क्वेश्चंस को ट्राई करो। आप देखो कि आपको क्वेश्चंस कितना सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर है। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, कोई सिले मिस्टेक कर रहे हो, तो हम सोल्यूशन देखेंगे वहां पे, आप उनसे सीख सकते हो कि किस स्टेप में आपसे मिस्टेक हो रही है। इससे क्या होगी कि आपका प्रिपरेशन, आपकी कैलकुलेशन और स्पीड दोनों स्ट्रांग होगी। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा, ये जो क्वेश्चंस है जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया था। और क्वेश्चंस क्या है, आप देखो क्वेश्चंस इजी है। आप बिना स्ट्रेट लाइन के भी इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। कैसे, वो भी देखेंगे। बेटा, क्वेश्चंस क्या दिया कि उसने a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c और ये तीनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़े हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ax plus by plus c equal to 0 and bx plus ay plus c equal to 0 is less than 2 root 2, then which of the option is correct? क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से देखें क्या बोला है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये दो लाइन है ax plus by plus c equal to 0 and bx plus ay plus c equal to 0। इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस पॉइंट 1,1 से जो डिस्टेंस है, उसने बोला है कि ये डिस्टेंस 2 रूट 2 से छोटी है। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस को बिना स्ट्रेट लाइन से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान से देखना बेटा, जो हमारे जो रिलेशन गिवन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो ऑप्शन बी और सी की बात करें तो यहाँ ए माइनस बी की बात किया गया है। ठीक है, ए माइनस बी की बात किया गया, तो ए ग्रेटर देन बी है। क्वेश्चन में बोला है कि ए हमारा बी से बड़ा है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इट इम्प्लाइज ए माइनस बी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। ठीक, और सी ऐड किया गया है, सी भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, सी भी पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेटा ए माइनस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें
ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखो, क्या इसमें बात किया है, ए माइनस सी की बात किया है। आप देखो ए हमारा सी से बड़ा है, यानी कि हमारा जो ए है वो सी से बड़ा है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस सी भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इसमें ऐड क्या किया उसने, बी ऐड किया है, तो बी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारा समेशन आएगा, फाइनल समेशन क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज ए माइनस सी प्लस बी, ये क्वांटिटी भी क्या है, 0 से बड़ी है। क्लियर भाई, बोल सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस सी प्लस बी 0 से बड़ी है, यानी कि ऑप्शन डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस ऑप्शन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जो आगे स्टेटमेंट दे रखी उसने, कैसे, डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो आइए सबसे पहले इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लाइंस क्या है बेटा अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हम यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x अपॉन बी सी माइनस ए सी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को एक साथ में ले लोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, c कॉमन कर लोगे, b माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर। सिमिलरली y की वैल्यू यहां से आप फाइंड करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। यानी कि हमने इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी कॉमा एक्स कॉमा वाई की बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास यहां से क्या निकल के आया, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी कॉमा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि इस पॉइंट्स की हमें डिस्टेंस किससे फाइंड आउट करनी है, 1,1 से। तो आइए अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अगर हम बात करें x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है अपने पास x2 कामा y2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, यही फार्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो 2√2 से छोटी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस अपने को मिला ये किससे छोटा है, 2√2 से। क्लियर भाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया। ठीक, तो यहां से अपने को क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या, अंडर रूट लेस देन 2√2। क्लियर बेटा, √2 से अपना √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये क्वांटिटी किससे छोटी है, 2 से। तो अगर मॉड ओपन करेंगे तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये किसके बीच होगा, -2 से 2 के बीच में होगा। क्लियर। तो अगर हम राइट साइड वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करें तो आप देखो ध्यान से हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ से बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी हमारा क्वांटिटी ये किससे छोटा होगा, 2a प्लस 2b से। तो हम यहाँ से देखो क्लियरली अपने को मिल गया a प्लस बी माइनस सी, ये नंबर किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। तो हमने यहाँ से भी देख लिया कि a प्लस बी माइनस सी ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और हमने यहाँ से डायरेक्ट भी देख लिया कि a प्लस बी माइनस सी 0 से बड़ा है। तुम्हारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो एक बार ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। आप बिना पेन का यूज इस्तेमाल किया आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, और जेईई एडवांस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो एडवांस में भी
स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं था, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना, तो बेसिक सा फार्मूला था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन जेईई एडवांस 2009 का है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया अपने से? द लोकस ऑफ अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 1 + px - py + 1 + p टाइम्स 1 + p = 0, यानी कि एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन अपने को क्या है 1 + q × x - qy + q टाइम्स 1 + q = 0। एक लाइन ये है और तीसरी लाइन क्या है y = 0। y = 0 किसका इक्वेशन होता है? x एक्सिस का। यानी कि एक लाइन ये L1 L2 एंड x एक्सिस के बीच इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है? अर्थो सेंटर का लोकस बताना है। क्या होगा? हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। तो यानी कि ये लोकस का क्वेश्चन आ गया हमें, ठीक। तो आइए देखते हैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम की बात करें तो हम बेटा यहां से क्या बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, क्लियर, ठीक है। अगर हम BC मान लेते हैं, हमारा इक्वेशन y = 0 x एक्सिस, ठीक है, और AB का इक्वेशन क्या है, इसको हमने नाम दे दिया L1, यानी कि ये L1 है, ठीक है, और AC की इक्वेशन क्या है, इसको हमने नाम दे दिया L2, तो L2 है, ठीक है। यानी कि लाइन L1 L2 और y = 0 x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का हमें अर्थो सेंटर बताना है। अर्थो सेंटर क्या होता है? बात करें अगर हम अर्थो सेंटर की, क्या होता है? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड में जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? अर्थो सेंटर, क्लियर, याद है डेफिनेशन सबको। यानी कि हमें इस एल्टीट्यूड, अगर हम इसको नाम दे दें AD BE, ठीक है, और एक तीसरा एल्टीट्यूड क्या है अपने पास? CF, यानी कि इन तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसको हमने नाम दे दिया H। अर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, अर्थो सेंटर जो पॉइंट है उसको H नाम दे दिया। तो इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें लोकस बताना क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि तीनों वर्टेक्स फाइंड आउट होने चाहिए, ठीक है। तो वर्टेक्स की बात करें बेटा, देखो y = 0 और लाइन L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, यानी कि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? y = 0 यहाँ पुट कर लें, क्या हो जाएगा 1 + p × x + p टाइम्स 1 + q = 0। ये राइट साइड जाएगा -p टाइम्स 1 + p = 0। तो 1 + p से 1 + p कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया इसका? -p, यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? -p, 0, ठीक। सिमिलरली c का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, यहाँ से L2 और y = 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से आएगा। यहाँ पे y = 0 पुट करो तो अपने पास क्या आ जाएगा? -q, 0, ठीक है। हमें दो पॉइंट्स मिल गया, B मिल गया और C मिल गया, ठीक है। तो क्या हम लाइन BE और CF का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे? जो लाइन CF है वो लाइन AB के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो CF का इक्वेशन AB के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ CF की बात करें, या फिर डायरेक्ट अगर हम बोल दें इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, किस लाइन के परपेंडिकुलर? AB के। AB के परपेंडिकुलर लाइन का हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ठीक है, x और y का कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, उनके बीच का साइन भी चेंज कर देते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा? px प्लस 1 + p टाइम्स y प्लस λ1 = 0, क्लियर। यही तो होगा AB के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। और बेटा ये लाइन किससे पास हो रही है? वर्टेक्स C से पास हो रही है, यानी कि -q, 0 से पास हो रही। तो -q, 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? -pq प्लस λ1 = 0। यहाँ से λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? pq। यानी कि लाइन CF का इक्वेशन हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? CF, लाइन CF का इक्वेशन क्या मिल गया अपने को? px प्लस 1 + py प्लस pq = 0। यानी कि हमें एक एल्टीट्यूड CF का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेम काम यहां से भी कर सकते हैं, लाइन AC के परपेंडिकुलर लाइन B का इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये एल्टीट्यूड किससे पास हो रहा है? वर्टेक्स B से, तो -p, 0 से पास करा देंगे, सेम काम।
बेटा अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AC, लाइन AC के यानी कि L2 के परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x और y का कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और उनके बीच का साइन भी चेंज करेंगे। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, qx प्लस 1 प्लस qy प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। क्लियर। और बेटा ये जो लाइन है इस AC के परपेंडिकुलर लाइन किससे पास हो रहा है, वर्टेक्स B से, यानी कि -p, 0 से। यहां से पुट करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू अपने को यहां से भी क्या मिलेगा, PQ। तो यहां से हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड BE का इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, BE, इसका इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहां से QX प्लस 1 प्लस Q टाइम्स Y प्लस PQ इक्वल टू 0। अब इन्हीं दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। तो लोकस बताने के लिए हम सबसे पहले लोकस में सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट्स का लोकस निकालना है उसको क्या h, k मान लेते हैं। तो h, k बेटा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा PH प्लस 1 प्लस PK प्लस PQ इक्वल टू 0 और QH प्लस 1 प्लस QK प्लस PQ इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या होती है, कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे हमें h और k में रिलेशन मिल जाए। तो बेटा h और k में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इसको अगर हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 से अगर हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर लिया तो देखो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन कर लेंगे तो बेटा अपने पास क्या मिलेगा, q माइनस पी प्लस y कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी। ठीक है, PQ से PQ अपना कैंसिल आउट हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। q माइनस पी कॉमन कर लेंगे बेटा अपने पास क्या मिलेगा, x प्लस y इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो हमारा p है वो q के इक्वल नहीं है, यानी कि p q के इक्वल नहीं तो क्या जीरो कौन होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। यही तो इस पॉइंट का लोकस है। h और k को लास्ट में किससे रिप्लेस कर देते थे, x और y से। तो हमने h k नहीं लिया, डायरेक्ट x और y में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो लोकस क्या मिला हमें, अर्थोसेंटर का लोकस क्या मिला, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अर्थोसेंटर का लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई करते हैं बेटा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है, अगला सवाल जेईई मेंस 2021 का है। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। कंसीडर ए ट्रायंगल whose two sides lie on the x axis, ठीक है, एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया उसने। क्या बोला है कि कंसीडर ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मानिए जिसका whose two sides lie on the x axis एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स हैं, एक साइड तो x एक्सिस पे लाई कर रही है और दूसरी साइड्स इस लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे लाई कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि दो साइड्स हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एज्यूम करना अपने को जिसकी एक साइड x एक्सिस पे होनी चाहिए और दूसरी साइड इस लाइन पे होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन क्लियर सभी को। उसके बाद क्या बोला उसने, इफ द अर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1,1। पिछले क्वेश्चन में हमने अर्थोसेंटर फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया कि अर्थोसेंटर उसने खुद ही बोल दिया क्या है 1,1। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उसने अर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया 1,1। अब हमसे उस सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करेगा, यानी कि सर्कम सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है। क्लियर, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल। अर्थोसेंटर दे दिया और सर्कम सर्कल का इक्वेशन पूछा है। क्लियर। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन में डायग्राम की बात करें, रफ डायग्राम की, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो एक ट्रायंगल की एक साइड तो एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए, तो हमने दो एक्सिस ड्रा कर ली, एक तो एक्स और एक वाई। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से, अगर लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपना क्या है, y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस। क्लियर बेटा, ठीक है ना। और
उसने क्या बोला, एक साइड तो इस लाइन पे लाई करनी चाहिए और दूसरी साइड ट्रायंगल की एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, यानी कि कोई एक लाइन इस तरीके से कुछ हो रही होगी, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको हम नाम दे दें पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी, यानी कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म हो रहा है, यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल अपना। देखो इसका एक साइड ए सी जो है वो लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, और इस लाइन, इस ट्रायंगल की एक साइड जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, BC क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल अपना है, क्लियर। अब उसने क्या बोला भाई, अब उसने बोला कि ये जो ट्रायंगल है इसका अर्थोसेंटर 1,1 है। अर्थोसेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इस वर्टेक्स से इस साइड पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और इस तीनों वर्टेक्स, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको एच नाम दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिया उसने, 1,1 अर्थोसेंटर दे दिया, ठीक है। अब हमसे सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछा। सर्कम सर्कल क्या, यानी कि तीनों वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन पूछा है। यानी कि कैसा सर्कल बनेगा, सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा अपना, जो इन तीनों वर्टिसेस से होके पास हो रहा है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सर्कल अपना। डायग्राम क्लियर है सबको, ठीक है। थोड़ा सा रफ डायग्राम है बट डायग्राम क्लियर है। बेटा आप ध्यान से देखना, अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद है तो आप इस क्वेश्चंस को बिना पेन का इस्तेमाल के कर सकते थे, जबकि जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। यानी कि एडवांस के क्वेश्चंस को देख के हम क्या करते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, सर ये तो एडवांस का क्वेश्चन है, भारी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझ लो, पढ़ लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हैं तो आप उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो क्या ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी कि अर्थोसेंटर का जो इमेज होता है उस साइड के अबाउट वो कहाँ लाई करता है, सर्कम सर्कल पे लाई करता है। मैंने क्या बोला, इमेज ऑफ प्रॉपर्टी हमने अर्थोसेंटर की क्या पढ़ी, इमेज ऑफ अर्थोसेंटर, ठीक है। अर्थोसेंटर की इमेज क्या, इन इट्स साइड, यानी कि इसके साइड्स के एलोंग जो अर्थोसेंटर की इमेज लेते हैं वो कहाँ लाई करता है, लाई ऑन सर्कम सर्कल, ठीक है। ये कहाँ लाई करता है, सर्कम सर्कल पे लाई करता है। क्लियर बेटा, ये अर्थोसेंटर की प्रॉपर्टी है, ठीक। यानी कि इस प्रॉपर्टी क्या मतलब है, अर्थोसेंटर 1,1 का अगर हम इमेज फाइंड आउट करें एक्स एक्सिस के अबाउट तो कहाँ लाई करेगा, कहीं इधर लाई करेगा, इस सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, क्या करेगा भाई। और 1,1 अर्थोसेंटर का लाइन AC के अबाउट अगर हम इमेज निकालें तो कहीं लाई करेगा, इधर सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली 1,1 का लाइन AB के अबाउट इमेज फाइंड आउट करें तो किधर लाई करेगा, सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम कोई तीन नॉन लीनियर पॉइंट फाइंड आउट कर लें, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, तो हम सर्कल की इक्वेशन इजीली बता सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो देखो एक पॉइंट तो वर्टेक्स C अपने को पता ही है, लाइन x प्लस वाई प्लस 1 एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या -1,0, यानी कि पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की नीड है। एक पॉइंट्स पता है, यानी कि 1,1 का एक्स एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट इमेज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्स एक्सिस किसी पॉइंट x, y का। अगर हम बात करें छोटे से कॉन्सेप्ट्स की, x, y का अगर हम इमेज फाइंड आउट करें अबाउट एक्स एक्सिस, बेटा ये कितना होता है, x, -y। क्लियर, x, y का अगर हम इमेज फाइंड आउट करें अबाउट y एक्सिस तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x, तो -x, y। क्लियर भाई, अगर हम x, y का ओरिजिन के अबाउट इमेज फाइंड आउट करें तो कितना होता है, -x, -y। क्लियर, ये सब कॉन्सेप्ट याद है। तो हम यानी कि डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1,1 का एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि लाइन BC के अबाउट जो इमेज होगा वो क्या होगा, 1,-1, और वो कहाँ लाई करेगा, सर्कम सर्कल पे। यानी कि जो 1, सपोज मान लेते हैं यही पॉइंट है P1, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया अपने को, 1,-1 डायरेक्ट। तो अब आप देख सकते हो कि 1,-1 कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बिना पेन यूज किए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो देखते हैं क्या 1 कॉमा माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 से माइनस 1 यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी कि ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। क्लियर। ऑप्शन बी की बात करें बेटा, यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस का 3, 1 कॉमा 1 सेटिस्फाई करवाना है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है 3 माइनस 3 0, यानी कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर हो सकता है कि दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, हम तो चेक करेंगे अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सर्कम सर्कल का इक्वेशन होगा, बट अगर हो सकता है दो ऑप्शन सही हो जाते, दो ऑप्शन ऐसा दिया होता कोई ऑप्शन में कि वो इस 1 कॉमा माइनस 1 को सेटिस्फाई कर जाते, तब हमें आगे प्रोसीड करना पड़ता। बट इस बार देखते हैं कि हम एक बार देख लेते हैं कि हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो, एक ही, बाकी तीन जो सर्कल के इक्वेशन है वो 1 कॉमा माइनस 1 को सेटिस्फाई ही ना करे, तो तीनों ऑप्शन तो निगलेक्ट हो जाएंगे, एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन सी की बात करें बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। क्लियर। ऑप्शन डी की बात कर लें तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन ए सी डी ये जो सर्कल की क्वेश्चन है तीनों 1 कॉमा माइनस 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 1 कॉमा माइनस 1 इन तीनों सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? सिर्फ बी पे, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो एडवांस में भी देखो कभी कभी 2 सेकंड का सवाल था, बिना पेन का इस्तेमाल किया आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। आपको सिर्फ ये छोटी सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी कि अर्थो सेंटर का इसके साइड्स के अबाउट जो इमेज होता है वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है। तो हमने 1 कॉमा 1 का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज देखा क्या है 1 कॉमा माइनस 1, इसको फाइंड आउट करने के लिए की भी जरूरत नहीं थी हमें, डायरेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज हमें फाइंड आउट करना आता है। तो हमने देख लिया 1 कॉमा माइनस 1 सर्कल की किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक। फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मान लो अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते, जैसे ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर सकता, सी भी कर सकता था, तो एक बार जी एफ सी निकाल के फाइंड आउट कर लेते, देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या बी सही है क्या। ठीक है ना। अब हम बात करें इमेज की बात कर रहे थे बेटा, तो अगर हम पॉइंट एक्स कॉमा वाई का लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के अबाउट इमेज फाइंड आउट करें, तो फार्मूला क्या होता है अपना x1 y1 की बात करें तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम्स ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है किसी पॉइंट्स का किसी लाइन के अबाउट इमेज का। ठीक है भाई, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत थी, हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, एक तो वर्टेक्स सी -1,0, एक पॉइंट पी 1,-1, हमें एक पॉइंट्स की नीड और है, वो कैसे मिलेगा? अगर हम इस अर्थो सेंटर का लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को वाई इमेज फाइंड आउट करें, तो क्या हमें ये पॉइंट अगर इसको नाम दे दें P2, तो P2 का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा जो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा, तो सर्कल पे लाई करने वाले 3 पॉइंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है। तो 1,-1 की अगर हम बात करें बेटा, 1,1 की इमेज फाइंड आउट करें किस लाइन के अबाउट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/1 इक्वल टू वाई माइनस 1/1 इक्वल टू -2 टाइम्स ए x1 यानी कि 1 + 1 + 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है। यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू -3, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा -2 और y भी क्या मिल जाएगा -2, यानी कि थर्ड पॉइंट P2 का कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गया -2, -2। हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। क्या हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। C का कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0, P1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1 और बेटा P2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -2। फैमिली ऑफ सर्कल का इस्तेमाल कर ले, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर ले और उन दोनों लाइन से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, लैम्डा आएगा, सर्कल की इक्वेशन आएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बेटा अगर हम
पीसी, लाइन पीसी का इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पीसी के इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, यानी कि -1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 1 प्लस 1, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है -1, यानी कि x प्लस 1। बेटा अपने पास यहाँ से क्या मिल गया, y इक्वल टू, ठीक है, 2y, और यहाँ पे -1 यानी कि -x माइनस 1। तो इक्वेशन क्या मिल गया अपने को, 2y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि लाइन पीसी का पी और सी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो पी 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल के इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1, तो यानी कि x प्लस 1 इंटू x माइनस x2, x2 क्या है -1, यानी कि x माइनस 1 प्लस y माइनस y1, यानी कि y इंटू y माइनस y2, यानी कि y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स l। लाइन की इक्वेशन, लाइन क्या अपने पास 2y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर भाई, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, सर्कल के इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब इस सर्कल को किस पॉइंट से होके पास करना पड़ेगा, -2, 0 से, -2, -2 से, तो -2, -2 इस पॉइंट, इस लाइन में, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे बेटा, यहाँ से क्या आएगा -1, ठीक है, और -2 -1 -3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, -2 प्लस -2 प्लस 1 -1, और -2 -1 -3, यानी कि प्लस का 3 प्लस, और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2, तो -2 प्लस 1 -1 इंटू -2, यानी कि प्लस का 2 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ भी x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू -2 पुट करेंगे कितना आएगा -4 -2 -6 और प्लस 1, यानी कि -5 इक्वल टू 0। बेटा हम देख सकते हैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, लैम्डा इक्वल टू 1। तो सर्कल की इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर लें, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इससे मल्टीप्लाई कर लें बेटा क्या आएगा अपने पास, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या मिल गई बेटा, यहाँ पे ये +1 है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ये +1 है, ठीक है ना, क्लियर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। हमें रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या मिल गई, सर्कम सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। एक बार आइए ऑप्शन मैच करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, जो सर्कम सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होकर पास कर रहे थे, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आपको लॉन्ग मेथड में सॉल्व करना था, या अगर बाय द वे 2 ऑप्शन मैच कर जाते तब इस मेथड से सॉल्व कर लेते थे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बट फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था, तो हमें एग्जाम में टाइम बचाने के लिए सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ इमेज फाइंड आउट करके ऑप्शन वेरीफाई करना था। क्लियर बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जेई 2008 का है, वो क्या है, मैच द कॉलम है, ठीक है। तो क्या बोला अपने को, 3 लाइन दे रखी उसने, अपने को 3 लाइंस गिवन है, L1 L2 एंड L3, ठीक, और हमें मैच द कॉलम करना है। ऑप्शन ए की बात करें, उसने बोला है कि लाइन L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, यानी कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी कि 3 लाइन कॉन्करेंट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों लाइंस के कॉफिशियंट्स का जो एक्स, यानी कि एक्स और वाई का जो कॉफिशियंट्स होता है उनका जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अलग वे में बोलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते हैं। तो आइए उसी की बात करते हैं बेटा, अगर उनके कॉफिशियंट्स का डिटरमिनेंट 0 करें तो अपने पास क्या बनेगा, पहले तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1 3 5 और 3 माइनस का k और 2, अगला क्या बनेगा, -5 -1 -12, ये क्या होना चाहिए 0, अगर तीनों लाइन L1 L2 और L3 कॉन्करेंट है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, अपने पास क्या आएगा, 1
और 12k प्लस 2, ठीक है, -3, ठीक है, कितना आएगा -36 प्लस 5 -5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 5k, ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है बेटा। k की बात करें तो यहाँ से 12k और यहाँ से माइनस का 25k, कितना आएगा माइनस का 13k, ठीक है, प्लस यहाँ से +2 बेटा -36 प्लस 5 माइनस का 31 इंटू मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3 यानी कि 93 प्लस का 93 प्लस का 2 95 95 माइनस 30 कितना आ जाएगा 65 यानी कि -30k प्लस 65 इक्वल टू 0। के की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या निकल के आ रही k इक्वल टू 5। क्लियर, यानी कि L1 L2 L3 अगर कॉन्करेंट है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, यानी कि कौन सा a किससे मैच होगा, a शुड बी s, a का s से मैच होगा। क्लियर, ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। b क्या बोला है कि वन ऑफ L1 L2 L3 L1 L2 L3 वन ऑफ L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, यानी कि कोई एक लाइन अपनी अगली दो लाइन से पैरेलल है तब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लाइंस पैरेलल है इसका मतलब क्या है बेटा, स्लोप उनका इक्वल है। तो आइए स्लोप इक्वल करते हैं। तो L1 अगर हम लाइन L1 और L2 की बात करें, L1 की इक्वेशन क्या है x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास, L2 की इक्वेशन क्या है 3x माइनस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और L3 की इक्वेशन क्या थी अपने पास 5x प्लस 2y माइनस 5x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल है यानी कि इनके स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप इक्वल होगा तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1/3 इक्वल टू 3 माइनस के। तो के की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या होनी चाहिए -9। अगर L1 क्या हो किसके पैरेलल हो L2 के, ठीक है, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -9। सिमिलरली L1 अगर L3 के पैरेलल हो, अगर L1 पैरेलल टू L3, L1 लाइन हमारी L3 के पैरेलल, तो यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1/5, इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए 1/5 इक्वल टू 3/2। यानी कि देखो यहाँ पे k की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, यानी कि L1 और L3 पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक, L1 L3 की बात नहीं करते, ठीक है, L1 L2 की बात कर लिया हमने। और अगर हम बात करें L2 और L3 की, L2 पैरेलल्स टू L3, L2 L3 के पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं लाइन L2 का स्लोप और L3 का स्लोप भी क्या होना चाहिए इक्वल, यानी कि 3/5 ये किसके इक्वल होगा -k/2 के। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 6 इक्वल टू -5k। k की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई अपने पास -6/5। यानी कि बेटा कोई लाइन अपनी अगली दो लाइंस के पैरेलल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या मिली अपने पास, k की वैल्यू -9 होनी चाहिए और k की वैल्यू -6/5 होनी चाहिए। L1 L2 के पैरेलल हो गया, L2 L3 के पैरेलल हो गया, ठीक है, L1 L3 पैरेलल नहीं हो सकते। क्लियर, यानी कि k की वैल्यू क्या क्या मिली अपने को -9 और -6/5। तो एक बार मैच करते हैं, तो k की वैल्यू -6/5 यानी कि b किससे मैच होगा q से और p से, यानी कि b किससे मैच होगा, b मैच होगा p से और -6/5 यानी कि q से। ठीक है, हमने a मैच करा दिया, b मैच करा दिया, -6/5। ठीक है, अब सी ऑप्शन की बात करें, L1 L2 L3 फॉर्म ए ट्रायंगल। L1 L2 L3 तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म होनी चाहिए। ट्रायंगल फॉर्म होने का क्या मतलब है, ट्रायंगल फॉर्म क्या, अगर तीनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है, या कोई तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, पैरेलल लाइंस ट्रायंगल फॉर्म कर सकती। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, नहीं। यानी कि k की वैल्यू -9 नहीं होनी चाहिए, -6/5 नहीं होनी चाहिए। यानी कि बोला है कि L1 L2 L3 ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि k की वैल्यू -9 नहीं होनी चाहिए, -6/5 नहीं होनी चाहिए।
यानी कि सी पी और क्यू से मैच तो नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है ट्रायंगल फॉर्म होने की? तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर गई, यानी कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बना अपना, कॉन्करेंट हो गया, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। यानी कि तीनों लाइन कॉन्करेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन क्या थी अपने पास? के की वैल्यू क्या थी? 5, यानी कि के की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सी ऑप्शन जो है पी क्यू और एस से मैच नहीं हो सकता। किससे मैच होगा? आर से। यानी कि सी किससे मैच होगा? आर से। क्लियर भाई? अब L1, L2, L3 डोंट फॉर्म ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म होती है तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए के की वैल्यू क्या होनी? 5/6। तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पी भी सही हो जाएगा, क्यू भी सही हो जाएगा, एस भी सही हो जाएगा। यानी कि डी किससे मैच होगा? पी क्यू एंड एस से। क्लियर? यानी कि हमें सिर्फ दो ए और बी पार्ट सॉल्व करने की जरूरत थी, बाकी दोनों पार्ट उसी की हेल्प से सॉल्व हो गया। तो आइए एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ए का एस, बी का पी क्यू। ठीक है, ए का एस, बी का पी क्यू, सी का आर और डी का पी क्यू एस। क्लियर भाई? सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है? जेई 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू पॉइंट 3,-2, 3,-2 से होके एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y + 1 = 0। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस लाइन से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है और 3,-2 से पास हो रही है। एक कंडीशन और दिया है कि ये जो लाइन एल है एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो हमें बताइए कि एल का इक्वेशन क्या होगा। तो किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। या तो दो पॉइंट्स बता दो हमें, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, उस लाइन का स्लोप बता दो, हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, y - y1 = m × x - x1। क्लियर भाई? तो हमें पॉइंट्स तो पता है, हमें लाइन एल का स्लोप चाहिए। तो लाइन एल का स्लोप निकालने के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं? देखो सपोज हम मान लेते हैं लाइन एम का एल का स्लोप क्या है? स्लोप एम एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस लाइन एल और इस लाइन √3x + y + 1 = 0, इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा = mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। यही होता है बेटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? m1। इस लाइन के स्लोप को m1 नाम दे दें। इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस का √3। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 की वैल्यू √3। तो डायरेक्ट हम लिख लें यहाँ से √3 tan √3, यानी कि tan 60 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? मॉड m1 - m2, यानी कि m और प्लस का √3 अपॉन 1 माइनस का √3m, इसी के इक्वल होगा। बेटा मॉड है तो प्लस माइनस दोनों से ओपन होगा, तो एक वैल्यू तो इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? m + √3 अपॉन 1 माइनस √3m, ये किसके इक्वल होगा? प्लस √3 के। ठीक है, और या और क्या हो सकता है? और एक माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? m + √3 अपॉन 1 माइनस √3m, ये किसके इक्वल होगा? -√3 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से m की दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? m + √3 = √3 + 3m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही 0, यानी कि जो बोल रहा है कि ये जो इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 हो सकता है। ठीक है, अगर इस लाइन का स्लोप 0 है और लाइन y 3, -2 से पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = -2। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = -2। तो क्या y = -2 सही होगा क्या? नहीं। क्यों? उसने बोला कि जो लाइन L है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बट ये लाइन तो हमारी x एक्सिस से पैरेलल है। इंटरसेक्ट अगर स्लोप 0 है और 3, -2 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन y = -2 बना। ठीक है, y = -2 इस स्लोप के अकॉर्डिंग, और यानी कि ये y = -2 लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है।
यानी कि इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्लियर। अब यहां से सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं यहां से m की वैल्यू क्या आ रही है, m प्लस रूट थ्री इक्वल टू माइनस का रूट थ्री प्लस 3m। क्लियर। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, 2m इक्वल टू 2 रूट थ्री, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर। तो स्लोप मिल गया हमें, लाइन का पॉइंट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन यानी कि y प्लस टू इक्वल टू m रूट थ्री एक्स माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू 0। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्लियर बेटा, समझ में आया। हमने क्या किया, सिंपल दो लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला लगाया, हमें वहां से m की दो वैल्यू मिली, एक तो m इक्वल टू 0, एक m इक्वल टू रूट थ्री। m इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बट m इक्वल टू 0 से हमें ऐसी लाइन मिली जो x एक्सिस के पैरेलल मिली, इंटरसेक्ट नहीं किया, तो यानी कि m इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो गया। m इक्वल टू रूट थ्री से हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। तो आप देख सकते हो जेई में भी स्ट्रेट लाइन से बेसिक इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कौन सा बहुत आपको वो करना था, कैलकुलेशन, ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन थी और ना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। क्लियर। तो एक बार इसका ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बेटा जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसमें थोड़ा सा उसने उलझाया था, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार आप खुद से ट्राई करना, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला बेटा, फॉर ए पॉइंट P इन ए प्लेन, प्लेन में एक पॉइंट P है, लेट D1P एंड D2P बी द डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक प्लेन में हमें एक पॉइंट गिवन है P, उस पॉइंट P का इस लाइन, अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाना चाहें तो ये लाइन कौन सी है, y x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ये अपना x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। क्लियर बेटा, उसने बोला है कि पॉइंट P का y इक्वल टू एक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, D1P, उसने उसको नाम दे दिया D1P है, और y इक्वल टू माइनस एक्स से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, D2P। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो क्वेश्चंस को उसने थोड़ा इजी कर दिया, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। अब P तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं भी हो सकता था, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, या हो सकता था एक्सिस पे भी लाई कर सकता था। ठीक है, बट उसने बोला है कि हमें सिर्फ ऐसी उस एरिया का उस रीजन का एरिया चाहिए जो सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी कि P कहीं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, सेटिस्फाइंग एक रिलेशन, और P ऐसी जगह लाई करे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, D1P प्लस D2P, ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का सम कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 2 से 4। क्वेश्चंस क्लियर है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया की बात करनी है कि P किस उस रीजन में P लाई करना चाहिए, जिस रीजन में लाई कर रहा है उस रीजन का एरिया बताओ जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा P हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट x, y है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, उस x, y से लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, D1P की बात करें तो D1P अपने पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2। क्लियर। और D2P की बात करें तो D2P क्या है, पॉइंट P का x प्लस वाई इक्वल टू 0 से डिस्टेंस है, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, हमने P को क्या अज्यूम कर लिया, P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब D1P और D2P इन दोनों का सम
इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करा। तो आइए सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे, क्या है बेटा, d1p प्लस d2p, ये डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू 4 होनी चाहिए और ग्रेटर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो d1p की वैल्यू क्या है अपने पास, मॉड है यहाँ पे, मॉड x माइनस वाई मॉड x प्लस वाई, मॉड होता है ना डिस्टेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस वाई अपॉन √2 प्लस मॉड x प्लस वाई अपॉन √2, ये डिस्टेंस 2 से 4 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। √2 से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2√2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 टाइम्स √2, ठीक है, क्लियर। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, डाउट क्या है कि भाई अगर x हमारा y से बड़ा होगा, x y से बड़ा होगा, तो ये जो मॉड है पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मॉड x माइनस वाई। बट अगर x हमारा y से छोटा हो गया तो ये मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। यानी कि हमें यहाँ पे दो केस डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो केस 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस की, हम एज्यूम कर लेते हैं कि x जो है हमारा वो y से बड़ा है, ठीक है, x हमारा y से, y के इक्वल है, y से बड़ा है। अगर हमारा x y से बड़ा है तो मॉड x यानी कि किस रीजन की बात कर रहे हैं हम, y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे इस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस रीजन में x हमारा क्या होगा, y से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर इस रीजन की बात करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2√2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड x माइनस वाई किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 टाइम्स √2। बेटा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2x, यानी कि x हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है √2 से 2√2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। x हमारा √2 से 2√2 x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट की बात करें यानी कि √2 कहीं हमारा यहाँ पे होगा और 2√2 कहीं पे यहाँ पे होगा। x के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा अपना, √2, और 2√2 के करस्पॉन्डिंग हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2√2, ठीक है। यानी कि जो हमें उस रीजन की बात करनी है जो √2 से x कोऑर्डिनेट √2 से 2√2 के बीच में है, कुछ इस तरीके इधर का रीजन बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं y की, तो y कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ठीक। तो एक बार बात कर लेते हैं सेकंड केस की, ठीक है। दूसरा केस की अगर हम बात करें यहीं पे, केस 2, ये भी तो पॉसिबल होगा कि जब हमारा क्या हो, x लेस देन वाई हो। हमने एक बार बात की एक्स वाई से बड़ा है, अगर हम बात करें एक्स वाई से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, 2√2, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, बेटा ये मॉड किससे ओपन होगा, निगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 टाइम्स √2। बेटा यहाँ से प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो वाई की रेंज मिल गई अपने को। वाई कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, √2 से 2 टाइम्स √2 तक। यानी कि x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो हमारा पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, √2 से 2√2, और y कोऑर्डिनेट भी कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, √2 से 2√2। यानी कि वो हमसे किस रीजन की बात कर रहा है, यानी कि हमसे इस रीजन की एरिया उसने पूछी है, ठीक है भाई। तो P इसी रीजन में तो लाई कर रहा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी हमने P का रीजन डिफाइन कर दिया। अब हमें इस रीजन की एरिया बतानी है, तो आप इजीली बता सकते हो, सर ये तो स्क्वायर है, बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटे वाले स्क्वायर की एरिया माइनस कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा, एरिया ही पूछा है। तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात कर लें तो क्या होगा, बड़े वाले स्क्वायर की एरिया, तो बड़े वाले स्क्वायर की एरिया क्या होगी, 2√2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया यानी कि √2 का स्क्वायर। बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2, आंसर क्या होगा अपने पास 6। क्लियर। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा 6। इंटीजर टाइप में आया था बेटा, जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको सोचना था, दिमाग लगाना था कि हमारे जो पॉइंट पी है वो किस रीजन में लाई करेगा। अगर आपने ये डिफाइन कर दिया, और बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, देखो मैंने भी शुरू में क्या किया, यहाँ मॉड नहीं लगाया था, ठीक है,
जबकि किसी पॉइंट से अगर आप किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो x1, y1 से, ठीक है, अगर हम बात करें फार्मूला, अगर आप ध्यान में हो आपको, तो अगर हम पॉइंट x1, y1 से लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मॉड लगाना भूल जाते हैं। अगर वो मॉड लगाना भूल जाएंगे तो उनको सिर्फ x की रेंज मिलती है, ठीक है, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है। आपने मॉड लगाया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया और इस इनइक्वालिटी को दो केस बना के सॉल्व कर लिया, तो हमें x की रेंज मिल गई कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। हमने जैसे ही x की पॉइंट P का रीजन डिफाइन किया, हमें दिख गया कि पॉइंट P का रीजन ये है, हमने उस रीजन की एरिया फाइंड आउट कर ली। क्लियर है सभी को? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बेटा अगला सवाल जेईई एडवांस 2021 का है। क्वेश्चंस क्या पूछा बेटा, ये दो सवाल थे अपने पास। 21 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो हमने देख लिया था पहले ही, और ये 2 क्वेश्चंस पैराग्राफ में थे, ठीक है ना, यानी कि ये क्वेश्चंस और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस दो है वो दोनों लिंक्ड हैं, पैराग्राफ है। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है अपने पास, बोला है कंसीडर द लाइन्स L1 एंड L2, ठीक है, L1 L2 दो लाइन्स हैं, L1 क्या है x√2 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और L2 का इक्वेशन उसने क्या दे रखा है x√2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। फॉर ए फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा लेट C बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर। यानी कि एक पॉइंट P है अपने पास, ठीक है, उस पॉइंट P का लाइन L1 से जो डिस्टेंस है और लाइन L2 से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो मल्टीप्लाई है वो किसका, डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन वो किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो क्लियर है यहाँ से यहाँ तक जो उसने बोला है। दोबारा एक बार पढ़ना, दो लाइन से अपने पास L1 L2 और उसने लोकस C का लोकस क्या है, यानी कि लोकस C क्या है, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अगला क्या बोला उसने, द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट्स C, यानी कि जो हमने ये लोकस फाइंड किया है, जो लोकस C है, उस लोकस को लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट करती है दो पॉइंट्स R और S पे, ठीक है, और R और S के बीच का डिस्टेंस उसने दे रखा है अंडर रूट ऑफ 270, ठीक है। इन दोनों लाइंस की हेल्प से हम लोकस फाइंड आउट करेंगे। वो जो कर्व की इक्वेशन आएगी उस कर्व को लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 दो पॉइंट्स R और S पे कट करता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 270 है। फिर अगला क्या बोला, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ RS, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम अपना क्या है, लोकस C को फाइंड आउट करना। एक पॉइंट P है जिसका लाइन L1 और L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। P या तो h, k मान लो आप, लास्ट में उस h, k को x और y से रिप्लेस करते हैं लोकस फाइंड आउट करने में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, डायरेक्ट P को x, y जूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं पॉइंट जो P है अपना वो x, y है। तो पॉइंट P से लाइन L1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, मॉड x√2, ठीक है, प्लस y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, इनटू, ठीक है, हम ये C का लोकस फाइंड आउट कर, यानी कि लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको नाम उसने दिया है कि ये C है, इनटू पॉइंट P का लाइन L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मॉड अंडर रूट 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट ये किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। यही तो क्या है, लोकस C है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखना हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस वाई माइनस 1, और √2x यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 1, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सी का लोकस क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी कि √2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। ये हमने लोकस सी फाइंड आउट कर लिया। तो ये लोकस सी है, बोला है कि कुछ इस तरीके से कर होगा, जो भी कर होगा बेटा, ठीक है। लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1, उसने आगे क्या बोला था, लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इस कर्व को 2 पॉइंट R और S पे कट करती है, R और S पे कट करती है। तो हम क्या जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं R का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 होगा कुछ इस तरीके से, S पे कट करेगी तो S का कोऑर्डिनेट्स कुछ x2, y2 होगा, और हमें R और S के बीच के डिस्टेंस उसने दे रखी थी √270। तो R और S का कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है, ठीक, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या आता है अपने पास, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 हमें चाहिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। बेटा लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 इस कर्व को कट करेगा, यानी कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट R और S का कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 यहाँ सेटिस्फाई करा लेते हैं, तो बेटा अपने पास क्या आएगा, मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस y की जगह क्या पुट कर ले, 2x प्लस 1। तो जैसे ही 2x प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे बेटा कितना आएगा, 4x स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, मॉड ऑफ माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बेटा क्या आ गया अपने पास, 3/2 लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, प्लस माइनस √3/2 इंटू मॉड लैम्डा। x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू क्या होगी x1, दूसरी वैल्यू क्या होगी x2, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ से, यहीं से फाइंड आउट कर लें मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ये अपने पास क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू अगर सपोज हम कर लें √3/2 मॉड लैम्डा और x2 की वैल्यू माइनस √3/2 मॉड लैम्डा, x1 माइनस x2 यानी कि 2√3 अपॉन √2, यानी कि अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं √6 इंटू मॉड लैम्डा। मॉड x1 माइनस x2 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y1 माइनस y2, तभी तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो y1 इस लाइन में पुट कर ले, x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y1 आएगा, y1 क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 1, ठीक है। इस x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने अगर x1 यहाँ इस पॉइंट में पुट करेंगे तो इस लाइन में तो क्या आएगा, y1 की वैल्यू आएगी 2x1 प्लस 1, और x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी, y2 इक्वल टू क्या आएगा 2x2 प्लस 1। तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 क्या आएगा, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 अपने यहाँ इसको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ x1 माइनस x2, सही है भाई। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, √6 लैम्डा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√6 मॉड लैम्डा, ठीक है। तो RS के बीच की डिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं, उसने बोला कि RS के बीच की डिस्टेंस है वो √270 है, ठीक है। तो RS के बीच की डिस्टेंस बिटवीन RS, तो डिस्टेंस बिटवीन RS की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो डिस्टेंस होगा, ठीक है। RS वेयर द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज √270, यानी कि ये डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, √270। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे बेटा, √ कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 270 के इक्वल है। x1 माइनस x2 हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, √6 लैम्डा, यानी कि कितना आ जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हमने क्या फाइंड आउट किया, 2 √6 लैम्डा, यानी कि 4
इंटू 6 24 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 270। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा 30 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 270। क्लियर। तो बेटा यहाँ से क्या मिल गया अपने पास, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चंस क्या बोला। हमें दो लाइन गिवन थी, किसी पॉइंट से उनके बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर था, हमें वहाँ से लोकस मिल गया। ठीक है, बोला है कि उस कर्व सी को लाइन y इक्वल टू 2x+1 दो पॉइंट r और s में कट कर रही थी, आर एस के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 270 है, तो हमें वैल्यू बताइए लैम्डा स्क्वायर की। हमने लोकस फाइंड आउट किया, हमने इस कर्व को सॉल्व भी नहीं किया। अगर आप इस कर्व को सॉल्व करने जाओगे टाइम टेकिंग होगा, ठीक है ना। अब y इक्वल टू 2x+1 यहाँ पुट करोगे, x1 फाइंड आउट करोगे, x2 फाइंड आउट करोगे। हमने सेम काम थोड़ा स्मार्टली कर लिया, y इक्वल टू 2x+1 यहाँ तो पुट किया, हमने देखा x की दो वैल्यू आई, तो दो वैल्यू होगी, एक x1 होगी एक x2 होगी। हमें नहीं पता कौन सी x1 है कौन सी x2 है, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया, मॉड में ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मॉड x1 माइनस x2, ठीक है। x1 माइनस x2 इस कर्व में पुट किया तो हमें मॉड y1 माइनस y2 मिल गया। हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्लियर बेटा, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो क्लियर है। फिर अगला सवाल क्या है, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, मीट सी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर डैश एंड एस डैश। यानी कि ये जो लाइन आर एस है, आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब एक कर्व कुछ ऐसे होगा तभी तो जाके मीट करेगा दो पॉइंट पे, दो पॉइंट आर डैश और एस डैश पे मीट करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मतलब अगला सवाल ही सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेटा हम कर्व की बात करें तो हमने कर्व क्या फाइंड आउट किया, लोकस क्या फाइंड आउट कर लिया था, उसको फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। मॉड ऑफ 2x² मॉड ऑफ 2x² प्लस a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। 3 लैम्डा स्क्वायर था आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। ये कर्व सी था, ठीक है, ये कर्व सी था, और एक लाइन सपोज मान लेते हैं कुछ इस टाइप से कर्व होगा, y इक्वल टू 2x+1 थी, ये इस कर्व को r और s पे कट कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक पिछला क्वेश्चन था। तो आर एस के बीच के डिस्टेंस निकाली हमने, लैम्डा स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब उसने क्या बोला है कि लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस कर्व को आर डैश और एस डैश पे कट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लेट डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश, यानी कि आर डैश और एस डैश के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है डी। डी बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश, देन द वैल्यू ऑफ डी। फिर से हमें आर डैश और एस डैश के बीच की डिस्टेंस की ही बात की है उसने, तो फिर से हमें सेम काम करना पड़ेगा। पहले तो आर डैश एस डैश की इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, सबसे पहला टारगेट तो अपना यही है। तो आर एंड एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर डैश एंड एस डैश, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो आर एस का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ आर एस, मिड पॉइंट ऑफ आर एस, तो आर एस के मिड पॉइंट की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही होगा, ठीक है ना। तो अब हमें x1 प्लस x2 फाइंड आउट करना है। हमने x² इक्वल टू -3/2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, प्लस माइनस √3/2 मॉड ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से बेटा आप सॉल्व करो तो x1 की वैल्यू क्या है, प्लस का √3/2 मॉड लैम्डा, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का √3/2 मॉड लैम्डा। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आएगी 0,
ठीक है ना भाई। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट इसको हमने नाम दे दिया d, तो d का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। और y कोऑर्डिनेट की बात करें हमें, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया, y की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1। अगर हम बात करें यहीं से हम बात कर लें, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 मॉड ऑफ लैम्डा। तो बेटा x1 क्या है प्लस, अगर प्लस एज्यूम कर लेते हैं तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट 3/2 मॉड लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स माइनस का अंडर रूट 3/2 मॉड लैम्डा प्लस 1। तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2/2, तो यानी कि क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गया 0,1। हमें डी का कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें आर डैश और एस डैश की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तब तो हम इस कर्व से सेटिस्फाई करा के सेम काम करेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हमने पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब आर एस के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, अगर आर एस की इक्वेशन की बात करें तो क्या था, y इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी कि y माइनस 2x y इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आर डैश एस डैश की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, आर एस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x और y का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट चेंज करते हैं, यानी कि 2y प्लस का x प्लस लैम्डा, इसको लैम्डा 1 नाम दे देते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, लिख लिया। अब ये लाइन किससे पास हो रही है 0,1 से, तो 0,1 से जैसे ही पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई माइनस का 2, क्लियर। 0,1 पुट कराएंगे x0 यानी कि 2 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या मिल गई -2। तो बेटा आर डैश एस डैश की इक्वेशन हमें यहाँ से क्या मिली, आर डैश एस डैश की इक्वेशन 2y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें आर डैश और एस डैश की इक्वेशन मिल गई, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया था, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अभी आर डैश एस डैश इस कर्व को 2 पॉइंट आर डैश एस डैश हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मान लेते हैं बेटा आर डैश का कोफिशिएंट्स अपने पास क्या है, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, x3 कॉमा y3 एज्यूम कर लेते हैं, और इसका x4 कॉमा y4 एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, x की जगह या फिर x की जगह क्या पुट कर लें 2 माइनस 2y, यहाँ से पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो, या फिर y माइनस 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट, आप देखो y माइनस 1, यहाँ से एक बार सॉल्व करते हैं बेटा हम, क्योंकि हमें बेसिकली y माइनस 1 या x को रिप्लेस करना है, तो हम y माइनस 1 को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। y की वैल्यू अपने को यहाँ से क्या मिल गई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो बेटा अपने पास क्या आएगा मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का मॉड इक्वल टू किसके इक्वल है 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर का मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बेसिकली अपने को मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू मॉड लैम्डा, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हैं, एक रूट्स क्या है, इसके दो रूट्स हैं x3 और x4, तो मॉड ऑफ x3 माइनस x4 की बात कर लें यहीं पे, मॉड ऑफ x3 माइनस x4 की यहीं से बात कर लें, तो बेटा अपने पास क्या मिल जाएगा यहाँ से। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या है बेटा देखो
तुरंत समझ में आ गया। एलसीएम जो हमने लिया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा ना भाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस एक्स 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ 7 एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12/7 लैम्डा स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12/7 मॉड लैम्डा। इसके दो रूट्स हैं x3 एंड x4, तो मॉड ऑफ x3 माइनस x4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ 12/7 मॉड लैम्डा, x4 क्या मान लेते हैं माइनस, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 12/7 मॉड ऑफ लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए बेटा, y3 माइनस y4, तो r डैश एस डैश का इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट किया, r डैश एस डैश का इक्वेशन 2y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स y3, बेटा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 2 टाइम्स क्या बोल सकते हैं, यहाँ से y3 माइनस y4 इक्वल टू y4, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, x2 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो माइनस ऑफ x3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ x3 माइनस x4, यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ y3 माइनस y4, ये किसके इक्वल है, 1/2, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ x3 माइनस x4, तो 1/2 मॉड ऑफ x3 माइनस x4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12/7 ऑनटू मॉड ऑफ लैम्डा। क्लियर, हमने मॉड ऑफ x3 माइनस x4 फाइंड आउट कर लिया, मॉड ऑफ y3 माइनस y4 फाइंड आउट कर लिया। अब r डैश s डैश के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करें। बेटा r डैश, डिस्टेंस बिटवीन r डैश s डैश, उसने क्या बोला था, उसका स्क्वायर d है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर, ठीक है। उस डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d, हमें d ही बताना है, तो x3 माइनस x4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 12/7 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 12 इंटू 7 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 12/7 लैम्डा स्क्वायर कॉमन कर लें तो कितना आएगा, 4 + 1 5, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 9, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 इंटू 9 इंटू 5/7, तो ये अपने पास क्या आ गया, 12 इंटू 45/7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 12 5 जा 60, 06, ठीक है, और ये कितना आएगा 540/7, सही है भाई, 12 5 जा 60, 06 रिमेनिंग, और 12 4 जा 48 और 6 54/7। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये भी इंटीजर टाइप था, तो 540 में 7 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा 49, 5, ठीक है, 49.1017 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 ऐसा कुछ करके आंसर आएगा ना, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा, 7.14। क्लियर है क्वेश्चंस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, सही है भाई। जैसा पिछला क्वेश्चन था, पैराग्राफ सेम था, बस यहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था कि आरएस का जो बाइसेक्टर के इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम थे। क्लियर भाई सभी को, ठीक, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन थी, आप इसको सॉल्व करते तो और भी लेंदी होता, बस थोड़ा सा यहाँ से आपको सोचना था, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना, यहीं से प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना था। क्लियर, तो इसी के साथ बेटा आज इस सेशन को हम एंड करेंगे, और कुछ मोटिवेशनल कोट से, क्या है, एम्बिशन इज द एम्बिशन इज द पाथ टू सक्सेस, ठीक है, यानी कि जो आपकी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, वो आपके रास्ता है सफलता के लिए, बट परसिवरेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन, यानी कि परसिवरेंस, उसके लिए, उसको पाने के लिए जो दृढ़ता है, मेहनत है, लगन है, वो आपकी व्हीकल का काम करेगा उस सफलता तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना।
तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहिए। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।